हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड और असिस्टेंट डायरेक्टर के प्रैक्टिस सेशंस में, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर, जहां पर हमसे सिलेबस में बोला गया है कि हमें रेनफॉल मेजरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो हम हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के रेनफॉल मेजरमेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज, आपके पास पैरामीटर्स दे रखे हैं और पूछा जा रहा है इनसे रिलेटेबल टर्म्स क्या क्या हमें पता है। ठीक है, तो बात करते हैं करेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, अब रेनफॉल इंटेंसिटी की बात करते हैं। देखो, जब रेनफॉल की बात चलती है ना, तो रेनफॉल से रिलेटेड बात ये पता होना चाहिए कि हम कब रेनफॉल कहते हैं। जब हमारे पास ड्रॉपलेट्स जो हों, वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हों, इनकी साइज हमारे पास कहां से कहां तक हो, 0.5 से 6 mm तक हो, तो हमारे पास उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, ड्रॉपलेट कहा जाता है। 0.5 से 6 mm तक के साइज में हमारे पास रेनफॉल कहा जाता है। उससे छोटी साइज होती है तो उसे ड्रिजल कहा जाता है। एक बात समझिएगा, रेनफॉल जो होती है तो वो कितने समय में कितनी बारिश हो चुकी होती है, उसी से दर्शाया था रेनफॉल इंटेंसिटी को। तो रेनफॉल इंटेंसिटी हमारे पास इंडिकेट करती है बारिश कितनी तेज और कितनी धीरे हो रही है। तो अगर रेनफॉल इंटेंसिटी हमारे पास 2.5 mm पर आवर से कम की हो रही है तो इसे लाइट रेनफॉल कहा जाता है। और अगर ये हमारे पास 2.5 से 7.5 mm पर आवर तक हो रही होती है तो इसे मीडियम रेनफॉल कहा जाता है, या मीडियम रेनफॉल या मीडियम रेन कहा जाता है। अगर इंटेंसिटी 7.5 mm पर आवर से ज्यादा होती है तो इसे हैवी रेनफॉल कहा जाता है, कि बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी एक्चुअली में हमारे पास किसको बताता है, इट बेसिकली इंडिकेट्स अबाउट दी क्यूमुलेटिव रेनफॉल, आइसो हाइट और हाइटोग्राफ। तो हाइटोग्राफ हमारे पास एक ग्राफ बनता है जो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। किसका है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो हमारे पास रेनफॉल इंटेंसिटी से कौन रिलेट कर जाएगा, हाइटोग्राफ रिलेट कर जाएगा। रेनफॉल एक्सेस, अभी पढ़ेंगे इसको। रेनफॉल एवरेजिंग का मतलब क्या होता है, रेनफॉल एवरेजिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जब भी रेनफॉल होती है तो रेनफॉल को मेजर किया जा सकता है बाय द डिवाइस रेफर्ड एज रेन गेज। तो रेन गेज जो है वो हमारे पास पॉइंट रेनफॉल मेजर करता है। क्या करता है, पॉइंट रेनफॉल को मेजर करता है। तो पॉइंट रेनफॉल अलग अलग पॉइंटों पे होती है। उस पूरे एरिया में जितने रेनफॉल या जितने रेन गेजेस लगे हैं, उन सब रेन गेजेस के डाटा को एवरेज करके उस पूरे एरिया की एवरेज रेनफॉल बताई जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट रेनफॉल को कलेक्ट करके इनका क्यूमुलेटिव लेना बताने के लिए कि एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, वो हमारे पास यहां पर अगर बात की जाए तो रेनफॉल एवरेजिंग कैसे की जा सकती है और हमारे पास मास कर्व कैसे बन सकता है। तो जरा देखो, रेनफॉल एवरेजिंग का मतलब क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं हमारे क्यूमुलेटिव रेनफॉल के ऊपर। किस पे बात कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव रेनफॉल के ऊपर बात कर रहे हैं। बात करते हैं मास कर्व के ऊपर। तो मास कर्व का मतलब क्या होता है, व्हाट डज अ मास कर्व रेफर्स टू। तो मास कर्व का मतलब होता है हमारे पास एक ऐसा कर्व जो बताता है, चलिए ठीक है, मास कर्व को बेसिकली हम क्यूमुलेटिव से ही रिलेट करते हैं, क्योंकि मास कर्व को हम किसी और से रिलेट कर नहीं पाएंगे। तो इट इज मच मोर बेटर कि मास कर्व को मतलब समझते हैं। मास कर्व का मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसा कर्व जो बताता है कि टोटल रेनफॉल कितनी हुई है, टोटल रेनफॉल कितनी हुई है, टोटल रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ पर्टिकुलर
टाइम पीरियड में कितनी टोटल रेनफॉल हुई है उसी को मास कर्व ऑफ रेनफॉल कहा जाता है। तो क्यूमुलेटिव रेनफॉल से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी के लिए ऑप्शन 2 सही हो जाना चाहिए। डी के लिए ऑप्शन 2 सही हो जाना चाहिए, तो ए और डी को गलत कर देते हैं। फिर ए के लिए 3 ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, तो ए के लिए 3 ऑप्शन सही हो जाता है, तो ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, तो हमारे पास ये भी गलत जा रहा है। अब बात करते हैं बी के लिए 4 हो सकता है क्या और सी के लिए 1 हो सकता है क्या। तो व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ हमारे पास रेनफॉल एक्सेस, तो रेनफॉल एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश होती है तो रेनफॉल होने के बाद क्या होता है, रेनफॉल होने के बाद एक पानी जमीन के अंदर जाता है जिसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, और एक पानी जमीन के ऊपर बहना चालू करता है जिसे कहते हैं सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ। अब जरा समझिएगा बात को कि अगर बारिश बहुत कम होती है तो बारिश बहती कम है लेकिन जमीन के अंदर ज्यादा उतर जाती है, उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। लेकिन अगर बारिश एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो जितना पानी जमीन में जा सकता है वो तो जाता ही जाता है, बाकी पानी जमीन पे बहना चालू करता है, तो उसे कहा जाता है सरफेस रन ऑफ। तो ये हमारे पास जो रेनफॉल एक्सेस का मतलब होता है कि हमारे इनफिल्ट्रेशन से ज्यादा अमाउंट की रेनफॉल हो गई है जो सरफेस रन ऑफ क्रिएट करेगी, तो रन ऑफ जो क्रिएट करेगी उसकी वजह से वो रन ऑफ आगे जाके किसी नदी में मिलेगा और उस नदी में डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का जो कर्व बनता है हमारे पास सरफेस रन ऑफ पर इकट्ठा होने के बाद, जो हमारे पास डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का जो कर्व बनता है उसी को हाइड्रोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? हाइड्रोग्राफ कहा जाता है। तो यहां पर हमारे पास जो है आंसर क्या बन जाएगा इसका, रेनफॉल इंटेंसिटी तो यहां पर बन गया, ये बन गया। अब बचता है रेनफॉल एवरेजिंग। तो रेनफॉल एवरेजिंग को आइसोहेड के थ्रू लिया जा सकता है। मतलब क्या, अगर आपको अलग अलग पॉइंट स्टेशंस पर, अगर आपको अलग अलग पॉइंट स्टेशंस पर अगर रेनफॉल निकालना है, ठीक है, रेनफॉल मेजर करना है, रेनगेज से करेंगे, पॉइंट रेनफॉल है, आपको क्यूमुलेटिव डाटा चाहिए, एवरेज रेनफॉल चाहिए, वो एवरेज रेनफॉलिंग हमारे पास आइसोइड मेथड से निकाली जा सकती है या फिर थीसन पॉलीगॉन से निकाली जा सकती है या फिर आप जो है वो अरिथमेटिक एवरेज से निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड है हमारे पास, ये अलग अलग मेथड है हमारे पास, अरिथमेटिक एवरेज मेथड। तो ये हमारे पास ऑर्डर क्या बनना चाहिए, ऑर्डर शुड बी बी, शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, देखो वही सवाल आ गया हमारे पास कि हमें किसी एरिया में एवरेज रेनफॉल निकालना है तो एक्यूरेट एस्टिमेट कौन बताएगा, एक्यूरेट एस्टिमेट कौन बताएगा। अब जरा इसको समझो, अलग अलग मेथड है हमारे पास। नॉर्मल रेशियो मेथड पहले बाहर हो जाती है, नॉर्मल रेशियो मेथड पहले बाहर हो जाती है, क्या होती है इसको अभी आगे चलकर समझाऊंगा। अरिथमेटिक मीन मेथड जो है वो हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट है, क्या है, लीस्ट एक्यूरेट है। वहीं पर आइसोहाइटल मेथड जो है वो हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट है। और वहीं पर हमारे पास अगर बात करते हैं थीसन पॉलीगॉन मेथड की, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट हो जाती है, बीच की मेथड हो जाती है। अब बात करते हैं यहां पर लीस्ट एक्यूरेट मेथड में, और कहां यूज होती है, मोस्टली फॉर स्मॉल एरियाज, छोटे एरियाज में इसका काम में लिया जाता है। और कब, जब हमारे पास रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल के केस में हम जो है वो हमारी अरिथमेटिक मीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आइसोहाइटल मेथड हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट है और हमारे पास वाइड एरिया के लिए काम में आ सकती है, ठीक है, और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो हर केस में हमारे पास ये मेथड सही आंसर देगी। इंटरमीडिएट मेथड है पॉलीगॉन, आपके पास यहां पर जो है वो आपको पॉलीगॉन्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, मतलब आप हर एक अलग अलग पॉलीगॉन या हर एक अलग अलग हमारे रेनगेज स्टेशन के आसपास कितना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उसके अंदर आता है तो उसको वेटेज देते हैं। तो वेटेज गिवन टू ईच रेनगेज अकॉर्डिंग टू एरिया, तो कितना एरिया वहां पर बनता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है वो वेटेज देते हैं।
तो आंसर क्या निकल कर आता है, आइसोहाइटल मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, वाइड एरिया के लिए इस्तेमाल होती है। वहां पर भी हमारे पास और डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही काफी है। अगली बात करते हैं, अगर कहीं पर हमें पी प्रेसिपिटेशन मिलता है और ए एरिया रिप्रेजेंटेड बाय अ रेन गेज एंड एन इज द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस इन अ कैचमेंट एरिया, देन द वेटेड मीन रेनफॉल। वेटेड मीन रेनफॉल का मतलब, इसका मतलब होता है थीसन पॉलीगॉन मेथड। थीसन पॉलीगॉन मेथड में जब आपके पास अलग अलग आपके पास जगहों पर रेन गेजेस लगे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर रेन गेजेस लगे हो, तो आप इन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की मदद से। अब हर एक लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए जाते हैं, हर एक लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए जाते हैं, और उसके बाद इस पूरे एरिया को अलग अलग इस पूरे एरिया को अलग अलग पॉलीगॉन में बांटा जाता है। ये रहे वो 4 अलग अलग पॉलीगॉन जो हमारे पास यहां पर बन रहे हैं। अब पूरे एरिया को बांट दिया तो पूरा एरिया तो बढ़ चुका है, लेकिन एक रेन गेज यहां है, एक रेन गेज यहां है, एक रेन गेज यहां है, और एक रेन गेज यहां है। सबके पास अपना अपना एरिया है। इसके पास एरिया A1 है, इसके पास एरिया A2 है, इसके पास अपना एरिया A3 है, इसके पास अपना एरिया A4 है। तो एवरेज रेनफॉल क्या निकल कर आएगी, तो एवरेज रेनफॉल हमारे पास P एवरेज निकल कर आता है। जो रेनफॉल कलेक्ट हुई है यहां पर, मान लो यहां पर रेनफॉल कलेक्ट हुई P1 के बराबर, यहां हुई P2 के बराबर, सॉरी P4 के बराबर, P1 के बराबर, P2 के बराबर और P3 के बराबर। तो इस पूरे में कितनी रेनफॉल मिलनी चाहिए, या कितना रेनफॉल का हमारे पास डाटा कलेक्ट हो या डाटा हम रिप्रेजेंट करें, तो उसे कहा जाता है P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3 प्लस P4A4 होल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विच इज रेफर्ड एज कैपिटल, मतलब विच इज रेफर्ड एज ए। तो अब यहां पर हमारे पास देखो क्या हो रहा है, आपने इसको कैसे लिख दिया, इसको लिख दिया आपने समीशन ऑफ पी आई इंटू ए आई होल डिवाइडेड बाय टोटल ए। तो ऐसे में ए इज द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय अ रेन गेज एंड एन इज द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस, एंड n is the number of rain station in a catchment, then the weighted mean rainfall will be। तो वो क्या निकल कर आएगी हमारे पास, टोटल एरिया हमारे पास नीचे आ जाएगा a, और यहां पर आ जाएगा ai, और हमारे पास pi। तो अब देखो यहां पर कोई भी रिलेट नहीं करता है, हाँ, लेकिन हमारे पास यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ कंप्लीट एरिया, या तो फिर आप इसे लिख दो ai और इसका समेशन। तो अब हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी वुड करेक्ट कम आउट टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम गेज्ड अमाउंट्स बाय। तो देखो अभी हमने देखा हमें बेस्ट चाहिए, क्या चाहिए, बेस्ट चाहिए। तो अरिथमेटिक मेथड बेस्ट देता है क्या, नहीं देता। आपके पास थीसन मेथड बेस्ट देता है क्या, नहीं देता। अब देखो आइसोहाइटल मेथड तो देती है बेस्ट, आइसोहाइटल में बेस्ट रिजल्ट देती तो है, लेकिन ये सोचना है कि कौन सी वाली, लीनियरली इंटरपोलेटेड, मतलब ये कैलकुलेटेड है, मतलब ये कैलकुलेटेड है, जो कि हमारे पास नॉट वेरी एक्यूरेट। लेकिन ओरोग्राफिकली वेटेड, ओरोग्राफिकली का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हमारे उस एरिया की टोपोग्राफी के बेसिस पर अपने आप बनने वाले आइसोहाइटल या आइसोहाइट मैप्स के बेसिस पर अगर हम मीन प्रेसिपिटेशन निकालेंगे तो सबसे बेस्ट आएगा। आंसर क्या निकल कर आता है इसका, डी निकल कर आता है। व्हाट इज आइसोहाइट, आइसोहाइट क्या होगा, आइसोहाइट हमारे पास होता है ऐसी लाइंस, लाइंस on which value of precipitation is same। और लाइन कहां पर होती है, लाइन ऑन मैप, लाइन ऑन मैप ऑन विच वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेशन सेम। तो कोई अगर आपके पास एरिया है और यहां पर रेनफॉल हुई ए, यहां रेनफॉल हुई ए, यहां रेनफॉल हुई ए, यहां हुई ए, यहां हुई ए, तो अगर इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन को कहूंगा तो ये बनेगी आइसोहाइट। क्या बनेगी, ये आइसोहाइट। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आंसर क्या बनेगा, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन अ वाटरशेड 4 रेन गेजेस 1 2 3 एंड 4 आर इंस्टॉल्ड,
द डेप्थ ऑफ नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट दिस स्टेशन आर दिस मच। नॉर्मल एनुअल रेनफॉल दे रखी है, मतलब आपके पास डाटा दे रखा है एन का, तो N1 दे रखा है आपके पास कितना 60, N2 दे रखा है 75, N3 दे रखा है 80 और N4 दे रखा है 100। The rain gauge at station 3 went out of order during a particular year. So the annual rainfall for that year recorded at the remaining 3 stations was 90, 60, 70 सेंटीमीटर। तो हमारे पास P1 दे रखा है 90, P2 दे रखा है 60, P3 मिसिंग है और P4 दे रखा है 70 सेंटीमीटर में सारी वैल्यूज। द रेनफॉल एट स्टेशन 3 कैन बी कंसिडर्ड एज, तो 3 पर रेनफॉल पता नहीं है, क्या करना है, एस्टिमेट निकालना है। क्या करना है, एस्टिमेट निकालना है। तो एस्टिमेट निकालने का एक तरीका क्या है हमारे पास, एक तरीका है हमारे पास जब हम सिंपल एवरेजिंग अरिथमेटिक मीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, अरिथमेटिक मीन ले सकते हैं, अरिथमेटिक मीन ले सकते हैं। लेकिन अरिथमेटिक मीन में भी हमारे पास जो है वो हमारे पास कंडीशन बनती है रेफर्ड एज, पहला सिंपल तरीका, आपने डायरेक्टली क्या कर लिया, इन डाटास का एवरेज ले लिया। क्या P1 प्लस P2 प्लस P3 होल डिवाइडेड बाय 3 जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने यहां पर ले लिया, तो हमारे पास यहां पर 3 वाले का एस्टिमेट निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये कब करते हैं, ये तब करते हैं जब हमारे पास हमारे उस पर्टिकुलर स्टेशन का नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन से 10% कम और 10% ज्यादा के अंदर सारी वैल्यू लाई करना चाहिए। तो हमारे पास विद इन 10% लिखता हूं, विद इन 10% का रूल होता है। और एक और तरीका एस्टिमेट का रेफर्ड एज नॉर्मल रेशियो मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड। और नॉर्मल रेशियो मेथड क्या कहता है कि अगर आपके नॉर्मल प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज आपके मिसिंग वाले स्टेशन के नॉर्मल प्रेसिपिटेशन की वैल्यू के 10% की रेंज में आती है तो आपका नॉर्मल रेशियो मेथड लगेगा, अदरवाइज सॉरी बाहर जाती है तो नॉर्मल रेशियो मेथड लगेगा, अदरवाइज सब कुछ हमारे पास यहीं पर इंक्लूड होगा। तो देखो जरा क्या कहता हूं मैं, N3 का अगर मैंने 1.1 टाइम्स किया तो कितना बनेगा 88 सेंटीमीटर, और N3 का मैंने अगर 0.9 टाइम्स किया तो कितना बनेगा 72 सेंटीमीटर। क्या सारी वैल्यूज इसके अंदर है, नहीं, ये वाली वैल्यू बाहर चली जा रही है, ये वाली वैल्यू बाहर चली जा रही है। अगर कोई भी वैल्यू बाहर जाती है, अगर कोई भी वैल्यू बाहर जाती है इस रेंज से, तो हमें नॉर्मल रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और नॉर्मल रेशियो मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास P3 स्टेशन का कैसे निकलेगा, N3/3 डिवाइडेड बाय P1/N1 प्लस P2/N2 प्लस P4/N4। तो कर लो इसको कैलकुलेट। अब N3 की वैल्यू पता है हमें कितना, 80/3 ब्रैकेट में P1 बनेगा 90/60 प्लस 60/75 प्लस 70/100। तो इसको हम फॉर रैपिड कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन वुड कम आउट टू बी 90/60 तो बनेगा 1.5 और 60/75 बनेगा हमारे पास 3/4, तो 1 प्लस 0.75 प्लस 70/100 मतलब 0.7 इंटू 80 डिवाइड बाय 3 वुड कम आउट टू बी 65.33 आ रहा है। क्या आ रहा है 65.33। सही तो है ना, वैल्यूज तो सही लिखी है हमने, ठीक है। कमिंग आउट टू बी 65.33, नियर अबाउट आंसर हमारे पास 70 ही हो सकता है, बट डू वी हैव एनी अदर वे जिससे 70 आंसर आ सकता है क्या, तो 90 प्लस 60 प्लस
कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने? 90/60 1.5 सही आ रहा है तो। अच्छा हाँ, मैंने इसको 1.5 नहीं लिखा, तो 1.5 प्लस 0.75 प्लस 0.7, तो 2.95 इंटू 80 डिवाइड बाय 3, इट्स कमिंग आउट टू बी, अब तो ये और लगा रहा है, कुछ गलत कर दिया मैंने, 0.8, ओके सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी, ये हमारे पास 0.8 आएगा, तो 90/60, आई हैव मेड अ रियली ग्रेट मिस्टेक, तो 90/60 1.5 प्लस 0.8, ठीक है, तो 1.5 प्लस 0.8 प्लस 0.7, ठीक है। अच्छा अब तो आ गया आंसर हमारे पास, 80 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए इससे, इट शुड गिव 80 सेंटीमीटर आंसर, तभी मैं सोचूं कि मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पेन का चला गया, ये रहा पेन, ठीक है, 80 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। आंसर क्या आएगा? 80 सेंटीमीटर आंसर आएगा, 70 विल नॉट बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आंसर करेक्ट नहीं होगा, आंसर आपका जो है वो 80 सेंटीमीटर वुड बी दी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से डाटा पूछा जा रहा है, हाइड्रोलॉजिकल टर्म्स हैं, और इन हाइड्रोलॉजिकल टर्म्स का रिलेशनशिप पूछा है नेचर ऑफ कर्व के साथ। बहुत ही बढ़िया। जब थीसन पॉलीगॉन की बात चलेगी हमारे पास, तो हम थीसन पॉलीगॉन का क्यों यूज कर रहे हैं? हम एवरेज निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। क्या निकालने के लिए यूज कर रहे हैं? एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया निकालने कुछ कर रहे हैं। तो ए के लिए तो 1 वाला सही हो जाता है, ए के लिए 1 सही है, तो ए के लिए 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि वो रिवर और रन ऑफ और टाइम का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब बात करते हैं सिंपल सा हाइटोग्राफ के ऊपर। हाइटोग्राफ हमारे पास क्या होता है? हमारे रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम का कर्वेचर है, तो हाइटोग्राफ 2 के साथ रिलेट कर जाएगा। सी के लिए 2 सही हो जाना चाहिए, तो इफ सी के लिए 2 सही है तो आंसर तो पहला वाला ही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। लेकिन बट स्टिल वी विल हैव डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व के बारे में समझते हैं क्या होता है। जब हम बात करते हैं डीएडी कर्व की, तो इसे कहते हैं डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। ये बताता है हमारे पास एरियल एक्सटेंट ऑफ एन रेनफॉल, एरियल एक्सटेंट ऑफ रेनफॉल कितना है, एरियल एक्सटेंट ऑफ रेनफॉल कितना है। तो भाई अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर रेनफॉल का डाटा है आपके पास, मान लेते हैं यहां पर आपने रेनफॉल की डेप्थ ले ली, आपने यहां पर रेनफॉल कितने एरिया में फैला हुआ है आपने ये एरिया ले लिया, और अब आपने जो है वो कंसिडरेशन कर लिया कि आपके पास एरिया जो है वो इजरेशन में बढ़ेगा, डेप्थ ऑफ रेनफॉल इजरेशन में बढ़ेगी, और अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अगर आपके पास जो है, मान लेते हैं दिस इज अ 6 आवर ड्यूरेशन, दिस इज 12 आवर ड्यूरेशन, दिस इज 18 आवर ड्यूरेशन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, कोई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, तो वही अमाउंट ऑफ रेनफॉल आपके पास, जरा ध्यान समझना, अगर 6 घंटे के लिए होगी और छोटे एरिया पर होगी तो उसकी डेप्थ ज्यादा मिलेगी, और वही अगर रेनफॉल 12 घंटे के लिए हो गई, छोटे ही एरिया पर हुई, तो डेप्थ और ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर वही रेनफॉल 12 घंटे के लिए हुई है लेकिन बड़े एरिया पर हो गई, तो उसकी डेप्थ कम मिलेगी जमीन के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, जो बताता है एरियल एक्सटेंट ऑफ रेनफॉल ओवर अ टाइम पीरियड। तो हमारे पास यहां पर डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व रिलेशनशिप ऑफ दी एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एंड टाइम है क्या, ये रिलेशनशिप ऑफ रिवर रन ऑफ एंड टाइम है क्या, ये ऑलवेज अ फॉलिंग कर्व है क्या, तो दिस इज ऑलवेज अ फॉलिंग कर्व। तो डेप्थ एंड ड्यूरेशनशिप कर्व जो है वो हमारे पास ऑलवेज अ फॉलिंग कर्व बनता है। तो डी के लिए क्या हो जाएगा? 5 से हो जाएगा, 1 2 5 हो गया। अब बात करते हैं मास कर्व। मास कर्व क्या है हमारे पास एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का कर्व है। कैसे हमारे पास पूरी रेनफॉल इकट्ठे होते चले थी समय के साथ, उसका कर्व है। तो रेनफॉल रिवर रन ऑफ एंड टाइम नहीं, रिलेशनशिप ऑफ दी एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एंड टाइम का जो कर्व होता है उसी को मास कर्व कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात चल रही है और प्रिंसिपल कॉज बोला गया है। आपको एग्जैक्टली इतने ही शब्द ध्यान रखना है रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ केसेस, अदरवाइज और कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है।
क्या समझना है जरा, कन्वेक्टिव की बात करते हैं। तो कन्वेक्टिव का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई भी एरिया जो कि आसपास ऐसे एरिया से घिरा हुआ हो जो कि थोड़ी ऊंचाई पर हो, तो हमारे पास हमारे किसी एरिया की, पर्टिकुलर किसी एरिया की अगर ज्यादा हीटिंग हो जाए तो वहां से एयर मास ऊपर उठना चालू होता है, और आसपास से एयर मास जब वहां रश करता है तो वो वाला मास भी वहां एयर रश करके वहां पर हमारे पास प्रेसिपिटेशन कॉज करा सकता है, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा ठंडा होगा और प्रेसिपिटेशन कॉज कराएगा। तो हमारे पास अगर बात आती है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, माउंटेन बैरियर, प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात आ रही है या अगर वहां पर टर्म लिखा आ जाए क्या, लोकलाइज हीटिंग, क्या आ जाए, लोकलाइज्ड हीटिंग अगर वर्ड आ जाए तो समझ जाना कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात चल रही है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर ए के लिए 4 है तो ए और सी तो गलत ही हो जाते हैं। बात करते हैं साइक्लोनिक, फ्रंटल और ओरोग्राफिक। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई हमारे पास विंड अपने साथ किसी मॉइस्चर और बादलों को लेकर आ रही होती है और सामने कोई बैरियर आ जाए, तो बैरियर के आने की वजह से इनका ऊपर उठना, और ऊपर उठने के बाद ज्यादा भारी हो जाने, ठंडे होकर ज्यादा भारी हो जाने से सारी बारिश एक तरफ करा देना, अगली तरफ बारिश नहीं होना, उसे कहा था ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन किसकी वजह से होता है, माउंटेन बैरियर की वजह से होता है। तो हमारे पास डी के लिए हो जाएगा 2 और ए के लिए हो जाएगा 4। तो ए के लिए 4 और डी के लिए 2, आंसर तो यही सही है। अब लेकिन इसको हम और मॉडिफाई कर लेते हैं हमारे बाकी ऑप्शन से। फ्रंटल फॉर्मेशन तब बनता है जब दो एयर मासेस अलग अलग टेम्परेचर के एक दूसरे टकराते हैं। तो अगर कोल्ड एयर और हॉट एयर टकराए, हॉट हल्की होने से ऊपर उठती ठंडी हो गई और ऊपर उठ के ठंडी हो गई तो बारिश करा देगी। तो हमारे पास जब भी बात आएगी वार्म एंड कोल्ड एयर मास तो फ्रंटल फॉर्मेशन होगा। तो सी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें पता है कि ए का हमारे पास जो है वो, नहीं सॉरी मैं गलत जगह देख रहा हूं, हाँ ए का जो हमारे पास है वो 4 फिक्स हो गया। हमें पता है कि सी के लिए 5 फिक्स हो गया। हमें पता है कि डी के लिए 2 फिक्स हो गया। तो बचता है हमारे पास साइक्लोनिक। साइक्लोनिक कब होगा, जब प्रेशर डिफरेंस होंगे। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन या साइक्लोन कब बनता है, साइक्लोन बनता है जब हमारे पास हमारा जो है वो एयर मास कंप्लीटली हमारे पास जो है वो घूमना चालू करता है अराउंड दी आई की लोकेशन पे हाईएस्ट प्रेशर होता है, और हमारे पास आसपास के रीजन में प्रेशर क्या होता है, कम होता है। सही कह रहा हूं, गलत, हमारे पास आई की लोकेशन पे मिनिमम प्रेशर होता है और वेलोसिटी ज्यादा होती है, और बाहर वाले रीजन में वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर ज्यादा होता है। तो ऐसे में हमारे पास प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होगा। तो बी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 3। आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा जो है वो बी ऑप्शन वुड बी दी करेक्ट वन। अगला देखो, द एरिया बिटवीन द टू आइसोहाइड्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस and that between the isoid this and this equal to this, what is the average depth of annual precipitation over the basin of 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो जब भी हम एवरेजिंग निकालते हैं पी एवरेज आइसोहाइटल मेथड से, तो उसमें तरीका होता है हमारे पास, हम निकालते हैं P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू A1, P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू A1, और वहीं पर प्लस P2 प्लस P3 बाई 2 इंटू वॉट, A2 होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। तो ये हमारे पास जो है हमारा आइसोहाइटल मेथड से निकालने का तरीका बनता है। क्या करेंगे इसमें, आपको P1 P2 की वैल्यू दे रखी, दो आइसोहाइड दे रखे 45 और 55, तो 45 प्लस 55 बटे 2 इंटू वॉट, एरिया दे रखा है पहला वाला 100 किलोमीटर स्क्वायर, प्लस दो अलग आइसोहाइड कौन से हैं 55 और 65, तो 55 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 इंटू A2 दे रखा है कितना 150, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 250। तो 45 और 55 कितना हो जाएगा, 55 और 5 60, 40 100 बटे 2 कितना 50, और यहां पर कितना हो जाएगा ये हमारे पास 55 और 5 60, 60 और 60 120 बटे 2 कितना हमारे पास, सही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 के बराबर। तो 50 और 60, तो हमारे पास यहां पर दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 5000 प्लस 150 इंटू 60, तो 150 इंटू 60 मतलब कितना हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय क्या 250, तो ये बन जाएगा हमारे पास
500 प्लस 900/25, तो मतलब 1400/25, 1400/25। तो हमारे पास दिस वुड कम आउट टू बी एज हाउ मच, 100 मतलब हमारे पास अगर ये 4, तो 4 इंटू 40 के बाद 4 4 4 16, 56 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 56 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 56 सेंटीमीटर वुड बी दी एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द बेसिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज द डबल मास कर्व यूज्ड। तो डबल मास कर्व यूज होने का पर्पस क्या है, जब भी हमारे पास रेनफॉल का डाटा, जब हम रेनफॉल होती है तो रेनफॉल का डाटा क्रिएट होता है, और उस डाटा को जब हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट करते वक्त हमें पता चलता है कि देयर इज एन एरर। क्या है, देयर इज एन एरर। एरर क्यों, कहीं पर हमारे पास बीच में बहुत सालों तक का डाटा रिप्रेजेंट करने का बीच में कहीं ना कहीं पर हमारे पास इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। क्या आ जाती है, इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी क्यों आ गई, इनकंसिस्टेंसी क्यों आ गई किसी रिकॉर्ड में, या तो रेनगेज खराब हो गया, या फिर हमारे पास हमारे उस रेनगेज के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया जिससे उसमें रेनफॉल कलेक्ट नहीं हो पा रही। ऐसी कौन सी हमारे पास कंडीशन बन गई जिसके से एरर क्रिएट हो रहा है, वो इनकंसिस्टेंसी है। तो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी को रिकॉर्ड करने के लिए, हमारे पास इनकंसिस्टेंसी को, चेकिंग ऑन दी कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड, हमारे पास इसके लिए बनाया जाता है डबल मास कर्व। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, प्रिडिक्शन करना एनुअल प्रेसिपिटेशन का, वो हमारे पास कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है। डिफाइनिंग विच पीरियड्स ऑफ स्टॉर्म शुड बी एनालाइज्ड टू ऑब्टेन दी मैक्सिमम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टॉर्म रेनफॉल रिकॉर्ड्स, तो ये हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एस्टिमेटिंग द कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर, कोई मतलब नहीं। कैपेसिटी की, सॉरी, एस्टिमेटिंग द कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर, तो ये हमारे पास हमारे कंटूरिंग से रिलेट कर सकते हैं। अभी आंसर क्या होगा, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन, नॉट अ मेजर टाइप ऑफ स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन। तो नॉट अ मेजर मतलब फ्रंटल स्टॉर्म हमारे पास होता है क्या, बिल्कुल होता है। कैसे होता है, कोल्ड और हॉट एयर मास टकराते हैं तब। ओरोग्राफिक कैसे होता है, हमारे पास हमारे कौन से वाले बैरियर से, माउंटेन बैरियर से होता है। कॉन्टिनेंटल स्टॉर्म या फिर कन्वेक्टिव स्टॉर्म, एक ही चीज है। एयर मास स्टॉर्म कुछ भी नहीं होता। एयर मास स्टॉर्म इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कितनी होगी या क्या हो सकती है। तो हमारे पास यहां पर किसी भी एरिया में, ठीक है, अगर हम बात करें तो हमें जब प्रेसिपिटेशन का एस्टिमेट लगाना होता है, तो एस्टिमेट लगाते टाइम हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी मैक्सिमम हो सकती है when all physical and climatological conditions को ध्यान में रखते हुए, जब सारी फिजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन ध्यान रखते हुए हमारे पास किसके होने के चांसेस बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी बन सकती है। मतलब हम कभी ये तो नहीं कह सकते कि इतनी बारिश हो कि पूरा विश्व डूब जाए, तो वो कहा जाता है हमारे पास वो कहा जाता है कि भाई ऐसी सिचुएशन तो फिजिबल हो ही नहीं सकती। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो कि सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए कितनी मैक्सिमम हो सकती है, उसी कहा जाता है प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। अपर लिमिट ऑफ रेनफॉल विच इज जस्टिफाइड क्लाइमेटोलॉजिकली एंड फिजिकली। तो इफेक्टिव प्रेसिपिटेबल वाटर गलत हो जाता है। इफेक्टिव प्रेसिपिटेबल वाटर कुछ भी नहीं होता। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन फॉर ऑल पास्ट रिकॉर्डेड स्टॉर्म्स, तो ये हमारे पास सिर्फ डाटा के फॉर्म में यूज हो जाता है, डाटा फॉर एस्टिमेशन यूज होता है। ठीक है, और प्रोजेक्टेड प्रेसिपिटेशन फॉर 100 ईयर रिटर्न पीरियड, तो ये भी नहीं है हमारे पास, कंप्लीटली नॉट रिलेटेबल। आंसर क्या हो जाएगा, सी वुड बी द करेक्ट आंसर।
इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा कैन बी चेक्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी पढ़ा हम लोगों ने, हमारे पास डबल मास कर्व से पढ़ा जाता है, ये लिखा है डेप्थ ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व, तो हमारे पास यहां पर इसी को हम डीएडी एनालिसिस भी कहते हैं। मास कर्व मेथड का मतलब क्या होता है, हम पढ़ा रहे हैं क्या, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का जो कर्व होता है, वर्सेस टाइम का जो कर्व होता है उसी को मास कर्व कहते हैं। नॉर्मल रेशियो मेथड ये हमारे पास किस लिए होता है, ये एस्टिमेट लगाने होता है, एस्टिमेट ऑफ मिसिंग रेनफॉल, एस्टिमेट ऑफ मिसिंग रेनफॉल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जनरली टू एस्टिमेट प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि पीएम कितना होगा, पीएम इक्वल टू 42.16 डी की पावर 0.475, कि हमारे पास कितनी मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हो सकती है। तो इसमें पीएम होता है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रेनफॉल जो अगर कर सकती है, डी होता है ड्यूरेशन, दोनों की यूनिट किस में होती है, तो पीएम की यूनिट होती है सेंटीमीटर और ड्यूरेशन की यूनिट होती है आवर में। अगर कोई रेनफॉल इतने घंटे तक की हो तो उसको हमने प्रीवियस रिकॉर्ड से मैच कराकर, उसके लिए हमने मॉडलिंग कराकर ये फॉर्मूला डिराइव कर रखा है, जिसमें कि हम पता करते हैं अगर कोई रेनफॉल लगातार इतने घंटे की हुई तो उससे होने वाले मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन को कितना आका जा सकता है, वो इतने सेंटीमीटर में लगभग कुछ निकल कर आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ध्यान रखिएगा यूनिट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्ब्रोमीटर प्लूवियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, तो ओम्ब्रोमीटर या प्लूवियोमीटर की बात करते हैं। ओम्ब्रोमीटर या प्लूवियोमीटर या ऊडोमीटर या रेनगेज, या हाइटोमीटर, ये सब एक ही चीज को दिखाते हैं, किसको, रेनगेज को। ये सारे एक ही के नाम है। ठीक है, किस लिए काम में आता है, टू मेजर डेप्थ ऑफ रेनफॉल, टू मेजर डेप्थ ऑफ रेनफॉल के लिए। कितने तरह के होते हैं, एक होता है रिकॉर्डिंग, एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। क्या होता है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का जो हमारे पास रेनगेज होता है उसे क्या कहा जाता है, साइमंस रेनगेज। क्या कहते हैं उसे, साइमंस रेनगेज कहते हैं। जो रिकॉर्डिंग टाइप के होते हैं उसे क्या कहा जाता है, जो रिकॉर्डिंग टाइप के होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास टिपिंग बकेट टाइप, एक होता है हमारे पास वेइंग बकेट टाइप, एक होता है हमारे पास फ्लोट टाइप या नेचुरल साइफन टाइप। ठीक है, तो जब टिपिंग बकेट टाइप की बात करते हैं, ये वाला यूज होता है किस लिए, जब हमें हाइटोग्राफ बनाना हो तब। और हम इन दोनों से क्या कर सकते हैं, इन दोनों से मास कर्व ऑफ रेनफॉल बना सकते हैं, मास कर्व ऑफ रेनफॉल बना सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है रिकॉर्डिंग टाइप में, फ्लोट टाइप यूज होता है सबसे ज्यादा। तो यहां पर किस लिए काम आता है, ये रेनफॉल डेप्थ मेजरमेंट करने में काम आता है। किस में काम आता है, रेनफॉल डेप्थ मेजरमेंट करने में काम आता है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरोग्राफिक रेन अकर्स when the air is cooled sufficiently, when the air is cooled sufficiently as a result of what, तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, जब आपका एयर मास उठता है किसी बैरियर की वजह से, तो लिफ्टिंग ड्यू टू फ्लो ओवर अ माउंटेन बैरियर। ठीक है, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ टू लार्ज एयर मासेस, तो लार्ज एयर मासेस का रिलेटिव मूवमेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, फ्रंटल। वॉयलेंट अपथ्रो ऑफ एयर अराइजिंग फ्रॉम लोकलाइज हीटिंग, क्या कहते हैं, कन्वेक्टिव। और वहीं पर साइक्लोनिक कंडीशन मतलब साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए वुड बी दी करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास था हमारा क्वेश्चन। तो
डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, दिस इज द प्रैक्टिस बैच जिसको आप एनरोल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो डू गो फॉर टेस्ट सीरीज, इज गोइंग टू प्रोवाइड यू मच मोर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन आपकी बेहतर करा सके तो वो टेस्ट सीरीज के थ्रू हो सकती है। चलिए ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।